स्टूडेंट वेलकम टू एग्जाम अपडेट। तो आज हम यूपी टेट का जो मॉक टेस्ट है वो मॉक टेस्ट नंबर 3 में लेके आया हूँ। इसमें वही क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो पिछले कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो हो सकता है आपके भी जो आने वाला एग्जाम है इसमें 2 या 3 क्वेश्चन आपको टेस्ट में से देखने को मिल जाए। तो चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको है जो डेली एक मॉक टेस्ट है जो मिलता रहे और आपको इससे आपकी तैयारी का भी आकलन होगा, प्लस कुछ न्यू क्वेश्चन भी है जो आपको यहाँ पे याद होंगे। तो पहले मैं आप क्वेश्चन बोलूंगा, उसके बाद 4 ऑप्शन और आपको 5 to 6 सेकंड में है जो आंसर यहाँ पे गेस करना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए शुरू वीडियो को फ्रेंड्स एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इतनी मेहनत से यहाँ पे क्वेश्चन बना के लाता हूँ तो आपकी एक लाइक में यहाँ पे कुछ नहीं जाएगा, तो लाइक जरूर कर दिया करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीन पियाजे के अनुसार यदि कोई बच्चा यह समझने लगता है कि किसी वस्तु का आकार बदलने पर उसकी मात्रा समान रहती है तो यह किस संज्ञानात्मक उपलब्धि का उदाहरण है? ऑप्शन ए ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस कंजर्वेशन और सीरियसन और ईगोसेंट्रिज्म। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन का अर्थ क्या है कि बच्चा समझने लगता है कि किसी वस्तु का आकार, पात्र या रूप बदलने पे उसकी मात्रा, भार या संख्या नहीं बदलती है, और यह क्षमता है जो नॉर्मली 7 से 11 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनमें विकसित होती है। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो उत्तराखंड, नेपाल और बिहार तीनों के साथ प्रत्यक्ष सीमा साझा नहीं करता है, नहीं बनाता है। इन जिलों में से आपको बनाना है कि कौन सा जिला है जो इन तीनों के साथ सीमा नहीं बनाता है या किसी एक से ही बनाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी महाराजगंज। जो महाराजगंज है वो यहाँ पे केवल नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, और पीलीभीत उत्तराखंड की सीमा है के निकट है, जबकि लखीमपुर खेरी और बलरामपुर भी है नेपाल से जुड़े हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला चंबल नदी से संबंधित प्रसिद्ध बीहड़ क्षेत्र के लिए जाना जाता है? कौन सा जिला है जो चंबल नदी के प्रसिद्ध बीहड़ क्षेत्र है उसके लिए जाना जाता है? तो झांसी, इटावा, सोनभद्र, मिर्जापुर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है इटावा। इटावा है जो चंबल नदी की जो प्रसिद्ध बीहड़ है उसके लिए जाना जाता है, और यहाँ नेशनल चंबल सेंचुरी का एक भाग भी पड़ता है जो क्या है घड़ियाल, डॉल्फिन और अन्य वन्यजीवों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर जैसे मैंने यहाँ पे 30 क्वेश्चंस जिसमें मैं जीके, बाल विकास और यूपीजी के इनके क्वेश्चन यहाँ पे लेके आता हूँ, इनमें से अगर आप 20 प्लस क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे पक्का है। जीके और बाल विकास की तरफ से आप क्लियर हो। यहाँ पे मैं थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन है जो लेके आ रहा हूँ, बाल विकास के तो थोड़े हार्ड ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो लखीमपुर खेरी, पीलीभीत, बहराइच, महाराजगंज। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है फ्रेंड्स लखीमपुर खेरी, और ये उत्तर प्रदेश का क्या है सबसे बड़ा जिला है, और नेपाल के साथ इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो सबसे लंबी मानी जाती है, और यह जिला दूधवा राष्ट्रीय उद्यान और तराई क्षेत्र के लिए भी प्रसिद्ध है। अगर पूछ लिया जाए दूधवा राष्ट्रीय उद्यान या तराई क्षेत्र कहाँ पाया जाता है तो ये पाया जाता है आपके लखीमपुर खीरी में। और जो उत्तर प्रदेश के जो लखीमपुर जिला है वो नेपाल के साथ कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है, ये आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो तत्सम है? तत्सम शब्द आपको इनमें से बताना है, दूध, आंख, अग्नि, गांव। तो थोड़ा इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे तत्सम शब्द है वो क्या है? अग्नि है, क्योंकि तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से क्या है बिना परिवर्तन के हिंदी में लाए जाते हैं या हिंदी में आए हैं। अग्नि ऐसा ही शब्द है, और दूध, आंख, गांव ये क्या है? ये तद्भव शब्द है, इनके रूप में है जो परिवर्तन हुआ है। नेक्स्ट है, वियोगत्स्की के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी सामाजिक अंतःक्रिया की। करेक्ट
जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और वियोक्स के अनुसार जीवन जो सीखना है वो क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है और बच्चे अधिक सक्षम व्यक्ति यानी कि शिक्षक, अभिभावक, साथी की सहायता से जो बेहतर सीखते हैं। और इसी सिद्धांत से है जो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट तथा स्कैफोल्डिंग की अवधारणा जुड़ी हुई है। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट और स्कैफोल्डिंग की अवधारणा है जो इसी सामाजिक अंत्य क्रिया से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन दिया गया है। तो हो सकता है आपने सब लोगों ने पढ़ा होगा राइट टू एजुकेशन कौन से अनुच्छेद में है। तो ये है अनुच्छेद 21A में। और जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें ये जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 में 21 से जोड़कर जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे थे उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। और इसके क्रियान्वयन तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 भी लागू किया गया है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में स्थित किस नगर को भारत की इतर नगरी कहा जाता है। तो आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए। ऑप्शन ए है कन्नौज को कहा जाता है। और कन्नौज क्या है, सदियों से प्राकृतिक इत्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध है और इसे परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया यानी इत्र की राजधानी भी कहा जाता है। और ये पारंपरिक देग भापका पद्धति से इत्र बनाया जाता है। कौन सी पद्धति से? देग भापका पद्धति से है जो इत्र बनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु न हो के लिए एक शब्द है, तो ये है अजात शत्रु। ब्लूम के वर्गीकरण के उच्चतम स्तर कौन सा माना जाता है। जो ब्लूम का वर्गीकरण है उसमें उच्चतम स्तर कौन सा है। तो यहाँ पे नॉलेज, एप्लीकेशन, इवेल्युएशन, क्रिएटिंग। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे क्रिएटिंग। जो क्रिएटिंग है उसको उच्चतम स्तर माना जाता है। और अगर प्रारंभिक स्तर आपको पूछ लिया जाए तो रिमेंबर है, उसके बाद अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट और क्रिएट। ये है जो जहाँ नई अवधारणाएं, मॉडल, परियोजनाएं या समाधान विकसित करता है उसमें कौन कौन से है जो क्रम पाए जाते हैं वो आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है के अनुसार यदि कोई बच्चा मानचित्र, चित्र और आकृतियों को आसानी से समझ लेता है तो उसमें कौन सी बुद्धि है जो अधिक विकसित हुई है। कौन सी बुद्धि अधिक विकसित हुई है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने चूज करना है आपको। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स स्पेटियल इंटेलिजेंस। स्पेटियल इंटेलिजेंस है वो बुद्धि है जो अधिक विकसित हुई है यदि कोई बच्चा है जो मानचित्र, चित्र इनको जल्दी समझ लेता है। और होवर्ड गार्डनर ने बताया था कि बुद्धि केवल IQ तक सीमित नहीं है। स्पेटियल इंटेलिजेंस वाले विद्यार्थी है जो चित्र, नक्शे, चार्ट, डिज़ाइन, त्रिआयामी आकृतियों को आसानी से समझते हैं। और ऐसे बच्चों का डायग्राम, मॉडल और विजुअल लर्निंग से क्या होता है, अधिक लाभ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो रचनावादी शिक्षण का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। रचनावादी शिक्षण का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है। यहाँ पे शिक्षा पूरी कक्षा में केवल व्याख्यान देता है शिक्षक, विद्यार्थी स्वयं गतिविधियों द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं, शिक्षक केवल नोट्स याद कराता है, शिक्षक केवल परीक्षा पर ध्यान देता है। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन पढ़ते ही पता लग गया होगा कि विद्यार्थी स्वयं है जो गतिविधियों द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं। यही क्या है, एक रचनावादी शिक्षण का उपयुक्त उदाहरण है। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो ये जोड़े गए थे आपके फ्रेंड्स 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। और अगर आर्टिकल आपको पूछ लिया जाए तो जो 51A है उसमें है जो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे पहले 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद 11वां मौलिक कर्तव्य है जो 2002 में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की जो शिक्षा है जो सुनिश्चित करने का ये मौलिक कर्तव्य है जो जोड़ा गया था। अब फ्रेंड्स जो 42वां संविधान संशोधन है इससे इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसको मिनी संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में स्थित कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य है वो किस जिले में स्थित है। तो ये है आपका करेक्ट आंसर ए, बहराइच में स्थित है। और कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य है वो नेपाल सीमा के निकट स्थित है। और पूछ लिया जाए किसके लिए प्रसिद्ध है तो ये बाघ है, घड़ियाल है, गंगा डॉल्फिन और अनेक दुर्लभ
पक्षियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। और दूधवा परिदृश्य का क्या है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो दूधवा लैंडस्केप है उसका महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है? द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो आसान सा क्वेश्चन है। कोई भी समास जिसमें पहला पद है जो संख्या से रिलेटेड हो वो क्या होता है, द्विगु समास होता है। और यहाँ संख्या से रिलेटेड त्रि है, त्रिलोकी, तो ये क्या है, द्विगु समास का उदाहरण है। नेक्स्ट है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार यदि कोई बच्चा केवल दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करता है तो वह किस स्तर पे है? अगर दंड से बचने के लिए ही नियमों का पालन करता है तो कौन से स्तर पर है, ये आपको बताना है। तो ये है ऑप्शन आपका सी, प्री कन्वेंशनल लेवल। यहाँ पे करेक्ट आंसर है प्री कन्वेंशनल लेवल। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ पे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो सीएजी है, कंट्रोल ऑडिटर जनरल, का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? 124, 148, 280, 324। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 148 है। इसमें क्या है, सीएजी से रिलेटेड जो अनुच्छेद है और सीएजी की नियुक्ति इनसे रिलेटेड है। अनुच्छेद जो 280 है वो वित्त आयोग से संबंधित है, आपको ध्यान में रखना है। और अनुच्छेद 324 है वो क्या है, चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद है। नेक्स्ट, यहाँ उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है, यानी कारपेट सिटी ऑफ इंडिया के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो ये जाता है आपका भदोही। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है भदोही। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता देता हूँ। कन्नौज को हम कहते हैं इत्तर नगरी, नगर पीतल नगरी है मुरादाबाद, ताला नगरी अलीगढ़ है, कांच नगरी है जो फिरोजाबाद है, और कालीन नगरी क्या है, भदोही। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वो क्या है, तद्भव है। तद्भव शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ऊपर भी आपने देखा होगा, ऊपर था वो तत्सम से रिलेटेड था और ये है तद्भव से रिलेटेड। तो तत्सम और तद्भव में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो दांत शब्द है वो क्या है, तद्भव शब्द है। बाकी अग्नि हो गया, कर्म हो गया, दंत हो गया, ये संस्कृत के शब्द है। और दांत है वो क्या है, रूप बदल कर हिंदी में आए हैं, तो ये तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स, और उससे पहले वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो स्टूडेंट लाइक यहाँ पे जरूर कर देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए है जो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट करके और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पे लेके आऊँ। और आपको ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे सही हुए हैं। नेक्स्ट है, यदि शिक्षक कक्षा में बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करते हुए अलग अलग शिक्षण विधियां अपनाता है तो ये किस शिक्षण सिद्धांत का उदाहरण है? तो ये है ऑप्शन से आपको पता लग जाएगा, ये है बाल केंद्रित शिक्षण का उदाहरण है, बाल केंद्रित शिक्षण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। पिगट के अनुसार सभी बच्चे हैं वो समान क्रम में संज्ञानात्मक अवस्थाओं से गुजरते हैं और किसी अवस्था को छोड़कर अगली अवस्था में पहुंचना संभव नहीं है, और प्रत्येक बच्चों की विकास की गति क्या होती है, समान होती है। तो तीनों क्वेश्चनों में कौन कौन से सही आपको बताने हैं, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3। तो यहाँ पे जो कथन 3 है, प्रत्येक बच्चे की विकास की गति समान नहीं होती है, ये गलत है, और 1 और 2 यहाँ पे क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसे सीखने का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ लर्निंग नहीं माना जाता है? थ्योरी ऑफ लर्निंग नहीं माना जाता है कौन से को? तो ट्रायल एंड एरर है, क्लासिकल कंडीशन है, ऑपरेंट कंडीशन है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो यहाँ पे एक करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी। जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है इसे सीखने का सिद्धांत नहीं माना जाता है। और ये किस किस के द्वारा दिए गए हैं सिद्धांत, ये भी आप देख लेना। जो टोरनडाइक है उसका है ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर किसके द्वारा है, टोरनडाइक के द्वारा है। और पेलो का है क्लासिक कंडीशनिंग, स्किनर का है ऑपरेंट कंडीशन। और ये क्या है, ये तीनों सीखने के सिद्धांत है। जबकि जो होवर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है वो क्या है, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का सिद्धांत है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शेड्यूल है, किस अनुसूची जो शेड्यूल है उसमें भाषाओं का उल्लेख है? तो इजी सा क्वेश्चन है। और कल मैंने इससे रिलेटेड जो कल का मॉक टेस्ट मैंने लिया था उसमें भी एक क्वेश्चन बताया था। तो इसमें कितनी जो लास्ट भाषा 4 जोड़ी गई थी वो कब जोड़ी गई थी, इसमें आपको अगर नहीं देखा है वो टेस्ट आपने नहीं दिया है तो इसके बाद आप है जो जाके
दे लेना और रोज़ एक डेली टेस्ट देना है। तो इसके लिए आपका रेगुलरिटी तभी बन पाएगी जब आपको है जो चैनल सब्सक्राइब होगा, बेल आइकन ऑन होगा, तो आप जिस भी टाइम जैसे शाम के समय या कभी भी जब आप बोर हो उस टाइम है जो टेस्ट यहाँ पे दे सकते हो। तो 8वीं अनुसूची में है जो भाषाओं का उल्लेख है और 22 भाषा है इसमें टोटल। और शुरुआत में है जो यहाँ पे 14 भाषाएं जोड़ी गई थी, उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे है जो टोटल अभी तक क्या है 22 भाषाएं हैं। और 7वीं अनुसूची पूछ ली जाए तो 7वीं अनुसूची में केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची से संबंधित विषय है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में स्थित जो नवाबगंज पक्षी विभाग है उसका नया नाम क्या है। नवाबगंज पक्षी विभाग का नया नाम क्या कर दिया है, तो ये कर दिया है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। अब इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सीधा चंद्रशेखर आज़ाद है, अगर आप पूरे ऑप्शन यहाँ पे नहीं पढ़ते हो और सीधा ए कर देते हो तो ये भी गलत है। तो ये कि कौन से ज़िले में स्थित है, उन्नाव ज़िले में स्थित है नवाबगंज पक्षी विहार। इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कर दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे भारत का नियंत्रक एवं निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति है सीएजी की, उसकी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सीएजी को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है और सीएजी संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कौन कौन से कथन आपको सही है ये बताने हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो 1, 2 और 3 है तीनों ही सही है। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इसको हटाने के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया वही यूज़ की जाती है और ये संसद के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे अनुच्छेद आपको बता ही दिया था 148 में सीएजी का उल्लेख है। व्योत्सकी के जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है, बच्चा जो स्वयं सीख सकता है, बच्चा जो किसी भी परिस्थिति में नहीं सीख सकता, बच्चा जो योग्य मार्गदर्शन मिलने पर सीख सकता है और केवल परीक्षा में प्राप्त अंक। तो जो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है उसका उपयुक्त अर्थ है कि बच्चे को योग्य मार्गदर्शन मिलने पर वो सीख सकता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है वो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है जो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है। तो आपको पता ही होगा जो नीति निर्देशक तत्व है वो 36 से 51 जो अनुच्छेद है उनमें है। और जो आयरलैंड से ये लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व, अगर पूछ लिया जाए कहाँ से लिए गए हैं तो आयरलैंड से लिए गए हैं। और ये नीति निर्देशक तत्व है न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकते, ये आपको ध्यान रखना। ये क्या है, शासन के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है। अगर नीति निर्देशक तत्व लागू नहीं होते हैं तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन अगर मौलिक अधिकार लागू नहीं होते हैं या उनका उल्लंघन होता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर लॉक सिटी ऑफ इंडिया है, तो वही है लॉक सिटी यानी ताला नगरी किसे कहा जाता है। तो अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, अलीगढ़ को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। हिंदी का क्वेश्चन है आपको। मुझे और उसको जाना है, मुझको और उसे जाना है, मुझे तथा उसे जाना है, उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, मुझे तथा उसे है जो जाना है। नेक्स्ट है यहाँ पे, यदि कोई शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों को समान प्रश्न देने के बजाय उनकी सीखने की क्षमता के अनुसार अलग अलग गतिविधियाँ देता है तो यह किस प्रकार के मूल्यांकन या शिक्षण का उदाहरण है। पारंपरिक शिक्षण, विभेदित शिक्षण, रटने पर आधारित शिक्षण या केवल व्याख्यान निधि विधि शिक्षण। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी। जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विभेदित शिक्षण है। बाकी आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पे आपके सही हुए टोटल यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना और रोज़ एक, आपको जब तक एग्जाम नहीं होता है रोज़ एक टेस्ट ज़रूर देना है। क्वेश्चन आपने कितने सही किए है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना। वो एक क्वेश्चन जो मैंने आपको ऊपर पूछा था वो भी आपको बताना है, क्योंकि लिख देना, लिखने से है जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप भूलते नहीं हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद जय भारत।